क्या आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए? मेरा नाम अभिषेक है और मैंने केवीएस, सीटेट, डीएसएसबी ऐसे एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूं कि ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। तो जुड़े मेरे साथ मेंटल स्टैटिस्टिक्स पर, जहां पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता हूं और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं, आज का टॉपिक है टीचिंग मेथड। और टीचिंग मेथड के नाम पे अब तक जैसे कि जो चीज़ें पढ़ा है, आज का सेशन उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होने वाला है, क्योंकि आजकल के एग्जामिनेशन में टीचिंग मेथड सिर्फ वो 2-4 बातों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो उन सभी चीज़ों का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी चीज़ों के साथ उसका लिंक बिठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि दिन में मैंने आपको एक वीडियो दी है, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इस बार जो एनवीएस के टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो किस प्रकार यूजीसी नेट के सिलेबस को मैच कर रहा है और वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना भी है। तो इसी बेसिस पर दूसरे एग्जामिनेशंस को भी अलर्ट होना ज़रूरी है, मतलब एस्पिरेंट्स को अलर्ट होना ज़रूरी है और अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। तो चलिए, जब तक आप तैयार हों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और साथी आएंगे, जब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। जैसे कि आप सभी को पता है, मेंटल स्टैटिस्टिक्स अपना एक एम्बिशियस बैच लेकर के आपके सामने आया हुआ है, दैट इज सीटेट गारंटी बैच, जिसमें सीटेट पेपर 1 के पास होने की गारंटी आपकी ली जा रही है। वो भी कोर्स की फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़, 99 रुपीज़ प्लस टैक्स। इस वाले कोर्स के अंदर आपको सीटेट का सब कुछ कराया जाएगा, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे और कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन भी होगा और आपके पेपर आपको पास कराने की यहाँ पर लगभग गारंटी ली जाएगी। और यदि आप इसमें पास नहीं होंगे तो आपकी फ़ी भी यहाँ पर रिफंड हो जाएगी, ये व्यवस्था भी है। तो आप इस चीज़ को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। और हाँ, लेकिन फ़ीस रिटर्न होने की कुछ शर्तें हैं कि आपने सभी क्लासेस को अटेंड कर रखा हो। इसी के साथ साथ आप एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको पता है एनवीएस के लिए अलग से हमारा बैच चल रहा है और एनवीएस के अंदर काफ़ी सुंदर चीज़ें हमारी चल रही हैं। दैट इज़ अभी एनवीएस का कॉमन पेपर का सिलेबस भी आया हुआ है और आपके काम को आसान करने के लिए और ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हमने अलग अलग डोमेन में एनवीएस का कोर्स चला रखा है। यदि आप एनवीएस और केवीएस के अंदर टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एनवीएस और केवीएस टीजीटी का कॉम्बो बैच है 1999 प्लस टैक्स। वहीं दूसरी तरफ यदि आप एनवीएस और केवीएस में पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपके पास आपका है कॉम्बो बैच। लेकिन यदि आप सिर्फ एनवीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एनवीएस में टीजीटी या एनवीएस में सिर्फ पीजीटी, तो आप एनवीएस टीजीटी पीजीटी का कोर्स ले सकते हैं, जो कि 1499 प्लस टैक्स है। कोर्स आपका बाइलिंगुअल है, कंप्रीहेंसिव है, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, लेटेस्ट पैटर्न पे, उसके अलावा मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि यदि आप अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू में नाम आ जाता है तो ऐसे में आप एक प्रीमियम बैच के अंदर आपको एनरोल किया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और मेरे बिल्कुल आप पर्सनल टच में रहेंगे और आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको पता है इस बार सीटेट का हमारा बैच चल रहा है, उसी के साथ साथ हमारी सीटेट को लेकर के कोलैबोरेशंस हैं किरण पब्लिकेशंस के साथ। तो आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन जो है वो किरण पब्लिकेशंस की बुक को रेफर कर सकते हैं। बुक्स को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, उसको देखिए, पसंद आए तो आप इसको ले भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। टेलीग्राम से जरूर आपको जुड़ जाना है और साथ ही साथ ये यहाँ पर मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन में ही आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, तो वहीं पर जाकर के आपको कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहिए और तुरंत को जो है अपनी पढ़ाई चालू करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होना है, एक अच्छा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ऐसे में हर तरीके से आप अपने आप को मजबूत और तैयार रखिए और हर तरीके से इक्विप्ड होकर अपनी पढ़ाई को कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का। टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि टीचिंग मेथड्स है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या संबंध है। ये चीज़ अभी रिसेंटली हमने अभी क्लास में भी करी थी और अभी फिर उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। टीचिंग और लर्निंग का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ पर टीचिंग होगी वहाँ पर लर्निंग होगी ही होगी, यानी कि कोई भी टीचिंग का प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्टिव लर्निंग ही होता है, बिहेवियरल चेंज ही होता है। मैं अगर आपके साथ आज ये डिस्कस कर रहा हूँ, आज ये टॉपिक अगर हम कवर कर रहे हैं, तो मेरा ये उद्देश्य है कि जितने भी साथी इस सेशन को अटेंड करेंगे, इस सेशन के बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो मैंने निर्धारित कर रखे हैं वो आप में बदलाव आ जाएंगे, यानी कि वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे
ये मेरा विश्वास है और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके आज का ये सेशन प्लान किया हुआ है। तो टीचिंग के साथ लर्निंग जुड़ा है। अगर किसी भी टीचिंग के साथ लर्निंग नहीं है तो वो टीचिंग ही नहीं है। एवरी टीचिंग हैज़ अ डिफाइंड लर्निंग, और अगर लर्निंग नहीं हो रही है तो या तो वो टीचिंग ही नहीं है या तो उस टीचिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वन साइडेड होगी। हो सकता है कि यहाँ पे लर्नर की जो ज़रूरतें हैं उसको बिना ध्यान में रखे हुए हमने पढ़ाना चालू कर दिया। आज का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आपको लर्नर को सेंटर में रख करके हमको ये देखना पड़ता है कि लर्नर की क्या नीड है, लर्नर की क्या ज़रूरतें हैं, उसी के अनुसार हमको अपने लेसन को प्लान करना पड़ता है। So it is the amount the learning occurs. So there is a consistency and high correlation between student ratings of the amount learned in the course and the overall rating of the teacher and the course. यानी कि इसके बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। एक फ्रेज आपने पढ़ा होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन का, टेल मी आई फॉरगेट, मुझे कहा गया मैं भूल गया, शो मी आई रिमेंबर, दिखाओ मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, आई इन्वॉल्व मी आई अंडरस्टैंड, और यदि मुझको इन्वॉल्व किया उस काम में तो मैं उस चीज़ को समझ जाऊँगा। तो टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो ये वैसे तो कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन एक मेजर क्लासिफिकेशन को अगर हम समझें तो टीचिंग मेथड को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए। जैसे लैंग्वेज को 4 फैमिलीज में बांटा है, वैसे यहाँ पे टीचिंग मेथड को मेजर आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है टीचर सेंटर्ड मेथड, कुछ है लर्नर सेंटर्ड मेथड, कुछ है कंटेंट फोकस्ड मेथड और कुछ है इंटरैक्टिव मेथड्स। यानी कि कुछ ऐसे मेथड होंगे जिसमें टीचर का बोलबाला होगा, कुछ ऐसे मेथड होंगे जिसमें लर्नर का बोलबाला होगा, कुछ ऐसे मेथड होंगे जिसमें कंटेंट सब्जेक्ट का बोलबाला होगा, और कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जिसके अंदर बातचीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए एक एक करके इन मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर्ड मेथड। वैसे तो टीचर सेंटर्ड मेथड या जो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मेथड होता है ये पुराने ज़माने में चलता था। ऐसा नहीं है कि आज नहीं चलता, आज भी चलता है, लेकिन अब इस चीज़ को तो जो है ज़्यादातर हायर एजुकेशन में लिमिट कर दिया है। हायर एजुकेशन क्योंकि वहाँ पर बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर अपने आप को बहुत मजबूती से रिप्रेजेंट करने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए उसी समय के लिए इसको सेंटर करके रख दिया, भाई वहीं पर इस काम का इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आज हम लॉजिकली चीज़ों को समझते हैं, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम अच्छे तरीके से समझते हैं, हमको पता है कि छोटे बच्चों की क्या ज़रूरत होती है। तो जो नॉर्मल स्टडीज़ है उसके अनुसार ये पाया गया है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, जो बढ़ते बच्चे होते हैं, जो कि शून्य से लेकर के लगभग 11-12 साल तक की अगर हम बात करें, तो इन बच्चों में लॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जो होता है वो क्रमिक होता है और हर समय एक जैसा नहीं होता है। इस समय जिस समय बच्चे की जिस प्रकार की लॉजिकल डेवलपमेंट के स्टेज पर वो लाई करता है, और उसका जो मानसिक उम्र और उसका जो क्रमागत उम्र है, क्रोनोलॉजिकल एज, और जो उसकी मेंटल एज है, उन दोनों को ध्यान में रख करके हमको जो है मेथड सिलेक्ट करने पड़ते हैं। करेक्ट, ये हमको पता है। इसलिए आजकल जो लोअर क्लासेस है यानी कि स्कूल एजुकेशन के अंदर से लेक्चर सेंटर्ड मेथड को उतना, यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बजाय इसके हम वहाँ पर कुछ दूसरे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि लेक्चर मेथड या फिर टीचर सेंटर अप्रोच को अब हम जीरो कर चुके हैं। हायर एजुकेशन में ये आज भी पाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं? इसके अंदर टीचर अपने आप को एक मास्टर, इस सब्जेक्ट का मास्टर के रूप में दिखाता है। टीचर जो है लर्नर के सामने एक एक्सपर्ट, एक अथॉरिटी के सामने रहता है। लर्नर दूसरी तरफ जो है पैसिव माने जाते हैं और कॉपियस रिसिपेंट होते हैं, मतलब वो टीचर की बात को सुनते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के मेथड के अंदर लेक्चर मेथड सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर बहुत थोड़ा या बिल्कुल ना के बराबर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है टीचिंग प्रोसेस में। इसमें केवल सुनना होता है। इट इज़ ऑल्सो फॉर द लैक ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स। इस तरह के मेथड्स के अंदर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी कम होता है। यही रीज़न है कि स्कूल एजुकेशन में इस चीज़ का उतना सरोकार नहीं किया जाता। लेकिन हायर एजुकेशन में जहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पे लर्नर अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ पर लेक्चर मेथड को आज भी बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक तरीके से ये लेक्चर ही आप अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी कभार हम लोग इंटरेक्शन भी करते हैं। लेकिन इस समय मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, आप मेंटली इतने मैच्योर हैं कि मेरी कही हुई बात को सीधे तौर पर समझ पा रहे होंगे, या फिर आप साथ में नोट्स बना करके आप इतने काबिल हैं कि क्लास के बाद अपने डाउट्स को खुद सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। दूसरे टाइप का मेथड है जिसको हम कहते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये वो मेथड है जहां पर बालक को केंद्र में रख करके हम मेथड्स का चुनाव करते हैं।
ये मेथड यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस के जो मेथड है, यानी कि जो रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, इस दर्शन को ध्यान में रखते हुए इन मेथड्स की संकल्पना करी गई है, जहां पर टीचर के रोल को एक गाइड या फैसिलिटेटर के रूप में सीमित करके बच्चों का मुख्य रोल यहाँ पर बताया गया है। शिक्षक यहाँ पर अब किंग मेकर हो जाता है। इससे पहले वो किंग था, अब लेकिन वो किंग मेकर है। अब वह बच्चों को राजा बनाता है, अब वह चाणक्य की भूमिका निभाता है। तो इस तरह के मेथड में लर्नर को जो है उसको सेंटर में रखा जाता है। लॉरेंस स्टेनहाउस जो है, इसके शब्द में अगर हम देखें, द टीचर प्लेज अ डुअल रोल एज अ लर्नर एज वेल। यहाँ पे एक टीचर का रोल है ही, लेकिन लर्नर का भी है। तो दैट इज क्लासरूम एक्सटेंड रेदर देन कंस्ट्रिक्ट हिज इंटेलेक्चुअल हॉराइजंस। यानी कि बच्चे, ऐसी क्लासरूम बनती है जहाँ पर टीचर बच्चे के साथ मिलकर के बच्चे का जो लेवल है उसको इनहांस करने की कोशिश करता है। द टीचर ऑल्सो लर्न्स न्यू थिंग्स एवरी डे ही शी डिडंट नो इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। यहाँ पर क्योंकि हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जब हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच वन वे टीचिंग करते हैं तो जितना हम जानते हैं उतना हम बताते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो जितना अभी मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, मैं उतना बता पा रहा हूँ। लेकिन वही अगर आप अगर मैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके कमेंट जैसे कि जो यहाँ पर चल रहे हैं, अगर मैं उसको यहाँ पर देखूँ, ठीक है, और आपसे सवाल पूछूं, आपका जवाब लूं, आपसे प्रतिक्रिया लूं, उसके बेसिस पर अगर मैं मॉडिफाई करूं, तो यहाँ पर मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हर एक चीज़ पे यदि मैं डिस्कशन करूं तो मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वही दूसरी तरफ अगर वो वन वे होगा तो जितनी मेरी जानकारी होगी उसी हिसाब से उतना ही मैं बता पाऊंगा। तो यहाँ पर टीचर एक रिसोर्स बन जाता है अथॉरिटी के बजाय। टीचर सेंटर्ड में टीचर एक अथॉरिटी रहता है, एक अधिकार रहता है जिसकी बात सबको माननी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीचर एक रिसोर्स, संसाधन का काम करता है, जिसका इस्तेमाल बच्चे करते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा तीसरा होता है कंटेंट फोकस्ड मेथड। ये इस तरह के मेथड होते हैं जहां पर चाहे वो टीचर सेंटर्ड का इस्तेमाल को, चाहे लर्नर सेंटर्ड का, मेनली जो इसका फोकस होता है वो होता है कंटेंट को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। In this category of method, both teacher and learner have to fit into the content that is to be taught। यानी कि जो कंटेंट है उसके अंदर दोनों को फिट होना जरूरी है। पहले वाले के अंदर टीचर अपना किंग है, बच्चे को उसके हिसाब से फिट होना है। दूसरे में बच्चा किंग है और टीचर किंग मेकर है, तो टीचर को बच्चे के हिसाब से सेट होना पड़ेगा। लेकिन कंटेंट अपने आप में एक थर्ड पार्टी हो गई, और अगर कंटेंट को अगर हम फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे टीचर को भी कंटेंट के अनुसार जाना पड़ेगा, बच्चे को भी। टीचर को हो सकता है कि कंटेंट से बहुत ज़्यादा आता हो, लेकिन उसको कंटेंट के लेवल तक ही पहुंचना पड़ेगा, और हो सकता है कि बच्चा उस कंटेंट को सीखने के लायक अभी ना हो, तो उसको उस लेवल का बनाना पड़ेगा। किसी भी तरीके से कंटेंट फोकस्ड मेथड तभी काम आता है जब दोनों उस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। यानी कि उस काम को करने की काबिलियत जब दोनों में होती है तभी इस तरह के मेथड सक्सेसफुल होते हैं। जनरली दिस मीन्स द इंफॉर्मेशन एंड स्किल टू बी टॉट आर रिगार्डेड एज कॉन्स्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। A lot of emphasis is laid on the clarity and the careful analysis of the content। कंटेंट की जो है, both the teacher and learner cannot alter to become critical of anything to do with the content। An example of a method is which subordinate the interest the teacher and learner to the content is the programmed learning approach। इस तरह के मेथड का जो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वो है प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच, जो कि बेस्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। उसके ऊपर ये बेस्ड ये मेथड है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो कि कंटेंट बेस्ड मेथड का एक उदाहरण है। यहाँ पर कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप उस चीज़ को सीखने के लायक नहीं हो जाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को आप वीडियो गेम के तर्ज पर सीख सकते हैं। जिस तरीके से कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से कैरेक्टर लेवल सब कुछ डिसाइड करते हैं, स्टेज भी अपने लेवल पर डिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसके अंदर जब तक आप उस लेवल को पार नहीं करेंगे तब तक आप अगले लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और जब तक उसका वो स्टेज पार नहीं कर लेते तब तक आपको अगला स्टेज नहीं मिल पाता। तो पहले स्टेज की मास्टरी ही आपको सेकंड स्टेज पर ले जाती है, और इस तरह की जो व्यवस्था है वो प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच कहलाती है। इस तरह के जो कंटेंट फोकस्ड मेथड जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी कि ये सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देते हैं और बच्चा अपने लेवल पे भी इन सब काम को खुद कर पाता है। अब आते हैं इंटरैक्टिव या पार्टिसिपेटिव मेथड। ये वो मेथड है जिसके अंदर इंटरेक्शन, जैसे शब्द से पता चल रहा है, ऐसे मेथड जिसके अंदर पार्टिसिपेशन होगा, जिसके अंदर बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत होगी, तो जैसे डिस्कशन मेथड हो गया, या फिर
जैसे कि मान लीजिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हो गए। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो इंटरेक्टिव या पार्टिसिपेटिव मॉडल्स के अंदर आती हैं। इसी तरह से लिखा हुआ है जो फोर्थ कैटेगरी है, बाकी सबसे थोड़ा अलग है। इसके अंदर ना ही लर्नर कंटेंट और टीचर नहीं, मतलब डिस्कशन और सिचुएशन के ऊपर फोकस किया जाता है। आइए अब कुछ मेथड्स, 4 बेसिक टाइप्स तो अब हमने देख ही लिए, अब उनसे संबंधित मेथड्स के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी के मेथड्स होंगे ये सारे। ठीक है, जैसे लेक्चर मेथड है तो ये फर्स्ट टीचर सेंटर्ड मेथड है। लेक्चर मेथड एक फॉर्मल मेथड है, इसके अंदर बहुत सारे आइडियाज आते हैं, इसके अंदर बड़ी क्लासेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था लेक्चर मेथड के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। तो लेक्चर मेथड ध्यान रखिएगा, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि एक्टिविटी के रूप में नहीं करा सकते हम, तो वहाँ पे लेक्चर मेथड का इस्तेमाल होता है। जहाँ पे क्लास का साइज यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पर भी लेक्चर मेथड काम आता है। तो उसके कुछ गुड एस्पेक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पर टीचर अब मास्टर होता है चीज़ों का, यहाँ पर लगभग सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। और बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार हम उसके सेट बना के अपने पास रखते हैं कि आज के टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस हो उनको आप दीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कैन आस्क, अगर इस बीच भी कभी कभी क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है तो यहाँ पर भी वो काम हो जाता है। इसके अंदर सुनकर हम चीज़ों को सीखते हैं, टीचर सारी बातों को एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट अपना इनपुट एट ए टाइम तो नहीं, बाद में या एंड में फीडबैक के रूप में दे पाता है, या फिर कभी कभार टीचर पूछ लेता है उनकी इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करने के लिए। बड़ी क्लास के लिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर टीचर लगभग उस टॉपिक से रिलेटेड हर तरह के ज्ञान को वहाँ पर प्रोड्यूस कर देता है, और ऐसे में ये टाइम सेविंग मेथड हो जाता है। और इसमें लेक्चर को समय पे कंप्लीट करने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है जब हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है डिस्कशन मेथड। ये इस तरह का मेथड है जिसके अंदर टीचर और बच्चे आपस में बातचीत करते हैं और किसी टॉपिक पे कुछ बातें बनाते हैं। डिस्कशन मेथड एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो सकता है, जिसके अंदर बच्चे के व्यूज़ और ओपिनियन को जो है वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों के ओपिनियन, वो अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, स्टूडेंट और टीचर अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे अपने नोट्स, अपना प्रेजेंटेशन, इस तरह की बात हो सकती है, बच्चा बोल के अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है। एक हो गया प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला जो मेथड है, ये जो है तीसरे वाला जो कंटेंट सेंटर्ड मेथड है, ये उसके अंदर अप्लाई होता है। बीएफ स्किनर की थियरी से ये इम्प्लाइड है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर हम नेक्स्ट स्टेज को पाने की चाह में हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हैं। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए किया जाता है, जैसे इंग्लिश या इंग्लिश लैब हो गया, और कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्विज हो गया। अलग अलग स्टेजेस बना करके हम इस काम को करते हैं। ऐसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है, ये क्योंकि प्रोग्राम्ड हैं, तो आम तौर पर ये फिजिकल रूप में किसी ज़माने में कुछ कुछ प्रोग्राम बना देते थे, लेकिन आजकल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे की सारी चीज़ें डिजिटल होती हैं। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई, इस बच्चा अपने हिसाब से कभी भी इस चीज़ को कर पाता है, तो सेल्फ लर्निंग को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। फिर आता है स्टडी असाइनमेंट मेथड। स्टडी असाइनमेंट मेथड का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ असाइनमेंट देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ काम करते हैं, जिसके ऊपर बच्चा रिसर्च करता है, जिसके ऊपर कुछ बच्चा वर्क ऑन करता है, और उस कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज को या फिर एक्सपीरियंस को गेन करता है। इसके अंदर एनरिच मटेरियल बच्चों को हमें देना चाहिए, या सोर्स के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, बच्चा इस पर रिसर्च करता है। टू ओरिएंट स्टूडेंट अ टॉपिक प्रियर टू द क्लासरूम और लेबोरेटरी वर्क, यानी कि बच्चों को हम पहले बता देते हैं टॉपिक को, ताकि वो उसके ऊपर काम करें। फिर हम कुछ और दूसरे मेथड्स की भी बात करते हैं, जैसे ट्यूटोरियल मेथड है। ट्यूटोरियल मेथड का मतलब होता है किसी काम को कैसे करना है, उसके स्टेप्स को बता देते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों को बताया कि भाई बच्चों एक काम करना, सभी बच्चे क्या करेंगे, कल से वेदर रिपोर्ट लिखेंगे 10 दिन का। तो ये तो मैंने बच्चों को असाइनमेंट दे दिया, लेकिन वो करेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया कि सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर ऐसा वेदर रिपोर्ट सर्च करो, उसके बाद इस वाली वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर जाकर के आपको ऐसा दिखेगा, इसको ऐसा लिखना है। यानी कि किसी काम को करने का जब हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो वो ट्यूटोरियल मेथड कहलाता है। और ये चीज़ कई बार बच्चों की समस्या को समाधान करने के लिए या फिर रेमेडी में भी काम आता है। कुछ सेमिनार मेथड भी होते हैं। सेमिनार मेथड के अंदर, इसके अंदर कुछ ग्रुप आकर के मिलते हैं, जहाँ पर एक मेन लेक्चर होता है जो अपनी बात कहते हैं, उसके बेसिस पर जो जो लिसनर्स होते हैं वो आपस में अपना डिस्कशन करते हैं। कई बार कुछ बातें, कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं, कुछ किसी मुद्दे के ऊपर बहुत ही विस्तृत चर्चा इसके अंदर की जाती है।
डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसको टीचर ओरिएंटेड मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट लगभग ना के बराबर होता है। इसमें किसी चीज़ को टीचर करके दिखाता है, सामने बच्चा उसको देखता है। हाँ, आजकल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मॉडिफाइड वर्जन भी है, जिसमें टीचर जो है वो बच्चे को ध्यान में रख करके कि जो है डेमोन्स्ट्रेशन की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। और लगभग जितनी भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के जो भी प्रिंसिपल्स है उसका इस्तेमाल करके आजकल डेमोन्स्ट्रेशन को भी धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं इसके अंदर, कंस्ट्रक्टिव मेथड्स के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टेक्निक है। इसके अंदर हम बच्चों को कुछ सवाल देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि इससे संबंधित जवाब ढूंढिए। तो बच्चा इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, ज्ञान अर्जित करता है, एक की बात दूसरा सुनता है, लर्निंग इफेक्टिव होती है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन है क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, बच्चा अपना ओपिनियन देता है, एक्टिव लर्निंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है क्योंकि नई चीज़ें हो सकता है इसमें कुछ ओरिजिनल भी हो। बच्चा अपने ज्ञान से परे इन चीज़ों को सोचता है, अपने थॉट्स इसके बढ़ते हैं और सिंपल टॉपिक्स भी हर एंगल से यहाँ पर सीखने का मौका हमको मिलता है। रोल प्ले है, ये भी एक अच्छा मेथड है, जिसका रोल प्ले एक बहुत छोटा है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रामेटाइजेशन थिएटर तक ये जाता है रोल प्ले, जिसमें एक सिंपल कैरेक्टर से लेकर के एक टिपिकल स्टोरी को भी प्रेजेंट किया जा सकता है। केस स्टडी एक इंडिविजुअलिस्टिक टास्क है, जहाँ पे किसी एक पर्सन के ऊपर हम स्टडी करते हैं ताकि हमको पता चले कि इसकी क्या जरूरतें हैं, क्या नीड है, इसका क्या स्टेटस है, जिसके बेसिस पर इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग हो पाए। अब आता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब देखिए, एक समय था जब केवल ऑफलाइन क्लासेस होती थी, स्कूल के अंदर एक कमरे के अंदर पढ़ाई होती थी, लेकिन आज सिस्टम बदल गया है। आज ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह की क्लासेस हैं, बच्चा घर पे बैठ के अपने टैब मोबाइल पर भी पढ़ता है और स्कूल में भी पढ़ता है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ हैं। अगर ऑफलाइन मेथड की बात करें तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का सामने फिजिकल इंटरेक्शन होता है, तो एक कनेक्शन, एक प्यार, एक संवाद और एक रिश्ता ज़्यादा मजबूत बनता है। बजाय इसके ऑनलाइन के अंदर ये थोड़ी समस्या होती है। दूसरी तरफ जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वहाँ पर टीचर पहली बार जब पढ़ाता है तो बार बार वही बात बच्चे को सुनने का मौका नहीं मिलता। एक बार में समझ में आया तो आया, नहीं तो गया काम से, किसी दिन एब्सेंट हुआ तो गया काम से। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन के अंदर ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिगत रूप से कंटेंट आपको मिलता है, जितनी बार चाहें आप उसको देख सकते हैं, जब चाहें उसको देख सकते हैं। तो ये एक्सपर्टीज़ को ये बढ़ावा देता है और इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर ये बहुत अच्छा है। और जो हमारे पास जो हमारे पास जो है डिफरेंसेस जो होते हैं क्लासरूम के अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं, उसको केटर करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। और आगे आने वाले समय की अगर हम बात करें तो ये जो है एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड मेथड होने वाला है। किसी ज़माने में एक स्टोरी हुआ करती थी एनसीईआरटी किताब में, द फन दे हैड, उसके अंदर इसके बारे में चर्चा थी, लेकिन आज ये एक हकीकत जो है बन चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा अब देखिए, ऑनलाइन या फिर डिजिटल लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें और भी कई सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, जैसे कि स्वयं स्वयं चैनल हो गए, स्वयं प्रभा, MOOC। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आजकल ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दे रही हैं, मजबूत कर रही हैं और लर्निंग का जो सीखने का जो दायरा है वो बढ़ा रही है। 1986 के अंदर जब न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 आई थी, उस समय ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसका एकमात्र स्रोत सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल था, उसी को पढ़ सकते थे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन आज की डेट में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर है एजुकेशन और नेशनल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। तो स्वयं अपने आप एक जो है इंडाइजिनस स्वदेशी प्रोडक्ट है, भारत में बनाया गया है और एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि MOOC प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहां पर आप कभी भी किसी भी समय अपने किसी भी कोर्स को ले सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC, इसकी स्थापना इसलिए करी गई है कि इंटरेक्टिव लर्निंग सिस्टम्स बनाए गए, क्योंकि हमने अभी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देखा, एक ज़माने में ये दिक्कत था कंप्यूटर्स का सिस्टम का, लेकिन आज के डेट में इंटरनेट मोबाइल से कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से हर तरह की चीज़ को एक्सेस कर सकता है, चीज़ों को देख और समझ सकता है, जिसके अंदर अभी जो जिस क्लास को हम कर रहे हैं वो भी उसका एक बड़ा ही बेहतरीन उदाहरण है। स्वयं प्रभा जो है वो स्वयं प्लेटफॉर्म जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आज की डेट में इन्होंने बनाया है। और जो AICTE जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों ने मिलकर के बनाया है। किसकी सहायता से? माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये कैपेबल है 2000 कोर्सेज को चलाने के और 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग इसके अंदर है। इसके अंदर 80,000 घंटे का कंटेंट अपलोडेड है, जो कि स्कूल को, अंडर ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, लॉ और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए है। सभी कोर्सेज जो यहाँ पर हैं वो इंटरेक्टिव हैं, जो कि बेस्ट टीचर्स देश के जो है उनके द्वारा बनाया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री का कोर्स, सारे कोर्सेज हैं। 1000 से ज़्यादा फैकल्टी को पूरे देश से चुना गया है इन सब कोर्सेज को बनाने के लिए। आजकल लेटेस्ट ट्रेनिंग मटेरियल भी दीक्षा इन सब ऐप्स पे आपको देखने को मिलती है। एमओओसी जो पेडागोजी है वो 4 क्वाड्रेंट में काम करती है। वीडियो ट्यूटोरियल्स जो पूरे कोर्स को कवर करते हैं, जैसे कि 20 घंटे का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ईच लेक्चर नॉट एक्सीडिंग 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा का कोई लेक्चर नहीं होना चाहिए। और 20 घंटे का कोर्स होता है, तो लगभग आप मान के चलो 40 लेक्चर का एक कोर्स बन गया। ई कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि PDF मटेरियल, ये सारी चीज़ें। सेल्फ असेसमेंट के लिए क्विज असाइनमेंट मिल जाता है और कुछ डिस्कशन फोरम रहते हैं जहाँ पर आप अपनी बात कह पाते हैं और किसी दूसरे के पूछे गए सवाल का आप जवाब दे पाते हैं। स्वयं प्रभा के अपने आप 32 एजुकेशनल डायरेक्ट टू होम DTH चैनल्स हैं, जो कि आप किसी भी फ्री डिश या फिर किसी भी नॉर्मल जो डिश है उसके साथ आप इसको चला सकते हैं। और ये जो डिश है ये 24/7 चलता है और GSAT 15 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ये चलता है, ठीक है। चैनल अपलिंक्ड है बाइसेक गांधीनगर से। कंटेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS इनके द्वारा जो है कंटेंट वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। और ये जो इनफ्लिबनेट जो है वो सेंटर जो है वो इस वेब पोर्टल को मेंटेन करती है। ये जो चैनल है DTH जो चैनल है ये कवर करते हैं करिकुलम को, जो कि हायर एजुकेशन के लिए हैं, जैसे कि आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इस एरिया में काम करता है। स्कूल एजुकेशन में भी काम करता है, 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो चैप्टर्स हैं, बुक हैं, उसके ऊपर भी ये काम करता है। और कुछ करिकुलर कोर्सेज बनाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग सिटीजन यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी हैं, और IIT से संबंधित 11वीं 12वीं के लिए जो IIT एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। सब्जेक्ट्स जो 4 चैनल हैं, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए, इसके लेक्चर्स वहाँ पे चलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठे IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर सकता है। तो इसी के साथ यहाँ पर जो है आज का सेशन होता है कंप्लीट। टीचिंग मेथड का काफ़ी सारी बातें और कंटेंट यहाँ पर इंक्लूडेड है। अपने आप में बहुत सारी बातें हैं, जहाँ पर ज़रूरत लगे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए और अपनी पढ़ाई को कीजिए। जितने भी साथी पहली बार सेशन के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर अभी तक आप NVS के कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी प्रिपरेशन को ये काफ़ी ज़्यादा आसान बनाएगा। साथ ही साथ किरण के जो सॉल्व पेपर्स हैं आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हर एक साथी जो अभी हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो CTET at 99 बैच का प्रमोशन ज़रूर करेगा, हर जगह इसको फैलाए, ताकि देश में रहने वाला कोई भी कैंडिडेट जो कि CTET के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। विल सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। क्या आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए? मेरा नाम अभिषेक है और मैंने KVS, CTET, DSSB ऐसे एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूं कि ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से, किस बेस पर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। तो जुड़े मेरे साथ मेंटल स्टैटिस्टिक्स पर, जहां पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता हूं और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूं।